जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTPO और SCM की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है GS के लिए ये रहने वाली है और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि अजीत सर के द्वारा कराए जा रहे हैं, उनका हैंड रिटन नोट्स के साथ में हम आपको रिवीजन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस क्लास की फ्री PDF पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर आप सभी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको सुपर फास्ट रिवीजन मिलेगा विद हैंड रिटन नोट्स के साथ में। और वहीं अब दिल्ली पुलिस में GK GS को तस्तनाबूद करने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टारगेट वाला सुनील टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप सभी साथियों का फुल सपोर्ट रहता है तो ये दिल की पुलिस सीरीज की जो कंप्लीट PDF है, कंप्लीट वीडियोज़ हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो एक क्या था, ग्रामिक की देखरेख के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? तो किसके अधीन होता था? ये ग्रामिक के अधीन होता था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? समुक्तया कण्व वंश के अंतिम संस्थापक सुशर्मा की हत्या करके ये बने था। ब्राह्मण साम्राज्य में आपका शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये आपका 300 वर्ष रहता है अप्रोक्स। इसका शासन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैला हुआ था। इसके बाद है आपका, इन्होंने बंटवारा धर्मशास्त्रों के आधार पर हुआ था इनका बंटवारा, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या थे? ब्राह्मण साम्राज्य थे। और इन तीनों को शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों के तीनों बट गए थे आपस में, और इनका बंटवारा धर्मशास्त्रों के आधार पर हुआ था। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपका विंध्य शक्ति। सबसे प्रसिद्ध स्मारक है प्रवरसेन प्रथम और 4 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराए थे। वही बात करें, ब्राह्मण साम्राज्य के आदर्शों सिद्धांतों का प्रचार दक्षिण तक किया गया था। कहाँ तक हुआ था मेरे दोस्त? तो ये आपका दक्षिण तक हुआ था। अगला प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है आपका, गौतमी पुत्र सतकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये आपका सातवाहन वंश से संबंधित थे। और इसके बाद सिमुक, और सिमुक के बाद कण्व के अंतिम संस्थापक सुशर्मा यहाँ पर आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें शुंग वंश में पुत्रमित्र शुंग था संस्थापक। बृहदत्त की इसने हत्या की थी, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक देखने को मिलता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने घनानंद की हत्या की, और नंद वंश का जो कि अंतिम शासक देखने को मिलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का प्रतापी राजा देखने को मिलता है। वही बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो वो थी आपका मथुरा। संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस था। पहली राजधानी इसने पुरस्पुर पेशावर को बनाया, दूसरी राजधानी इसने मथुरा को बनाया था। सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ करता था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय पर हुआ था। और कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या है? मथुरा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि कृष्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मथुरा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन किस राजवंश के राजा थे? तो पुष्यभूति वंश के शासक देखने को मिलते हैं, हर्षवर्धन। और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश था ये, और पुष्यवती और वर्धन वंश भी इसे कहते हैं। वही बात करें आपका, पहली राजधानी थानेश्वर थी, और थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन द्वारा लाई गई थी। जो आपका मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मन था, और राजधानी इसकी थानेश्वर देखने को मिलती है। वाकाटक वंश विद्याशक्ति का था, यानी शासक था। राजधानी इसकी नंदीवर्धन और प्रवरपुरा रही है। चालुक्य वंश आपका कुलकेशन फर्स्ट, इसका वो आपका संस्थापक देखने को मिलता है, यानी कि इसका शासक। वही बात करें आपका प्रश्न नंबर 6, गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिशेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा, उसका संरक्षक कौन है? तो वह आपका समुद्रगुप्त। हरिशेन के द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख लिखा गया, जो कि इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है।
समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाते हैं और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है। यानी कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है, तो किसने कहा है? तो एक विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये अन्य नाम विक्रमादित्य भी देखने को मिलता है इसका समुद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश से करवाया था? तो वाकाटक वंश से हुआ था। शासक रुद्रसेन सेकंड से हुआ था। नागा वंश, कुबेर नागा से विवाह हुआ था प्रभावती के साथ, और चंद्रगुप्त सेकंड यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित उद्योगों में से उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, और वह उद्योग है कुटीर उद्योग। अग्रदूत, ये गांधी जी देखने को मिलते हैं इसके। डीपीएसपी भाग 4 में है, 36 से 51 आर्टिकल है। आयरलैंड से इनको लिया है। उद्देश्य इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और ये कोई बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि इनकी विवाद नहीं हो सकता। अगला प्रश्न यहाँ से इसी में आपका एक आता है, आपका आर्टिकल 44 भी आता है यहाँ से। आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए आता है, और यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में अगला प्रश्न, किस संविधान, यानी कि यहाँ से किस संविधान अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया, और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानता को कम करने का निर्देश दिया है? तो वह आपका आर्टिकल 44, यानी कि समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून, समान सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। आर्टिकल 42, कार्य करने की न्याय संगत दशा और प्रसूति सहायता, आपका प्रसूति, यानी कि आपका प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है उनके लिए प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 के तहत दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। 40 आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। 44वां और इसमें का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आता है, और इसमें आर्टिकल 38 कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी जाती है। इसी के तहत आर्टिकल 19(1)(f) जोड़ा जाता है। 31 को भाग 3 से निकालकर, आर्टिकल 31 को भाग 3 से निकालकर भाग 12 में 300 का शामिल कर वैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार बनाया गया, यानी कि इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार बनाया, संपत्ति के अधिकार को कौन सा कानून, वैधानिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो वह आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 43 उचित मजदूरी के लिए उचित पैसा मिलना चाहिए। आर्टिकल 43 से कर्मकारों को औद्योगिक कार्यों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए। आर्टिकल 11 आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? तो आर्टिकल 45 को पूरा करता है। बाल व्यवस्था की देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष के बीच। सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट कब हुआ? 2001 में हुआ। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में था, और आर्टिकल 21A में है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा से जोड़ा गया। कानून 2009 में आया और लागू इसको 2010 में करा दिया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? आर्टिकल 39A, सभी को समान रूप से न्याय, आर्थिक रूप से कमजोर आदमी को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। आर्टिकल 48A, कानून कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 43A, मजदूरों का औद्योगिक कार्यों के संबंध में भागीदार बनाना। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रस्तावित किया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? ये भी अगला प्रश्न है। तो राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ निजी लोगों के खिलाफ उपबंध है, ये उपलब्ध है। इसमें एक पॉइंट ये है, ये सही है। और मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? पूर्ण नहीं है, बल्कि उन पर कुछ यथोचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। और उसके बाद आपका थर्ड है, संसद मौलिक अधिकारों को कम या निरस्त कर सकती है, लेकिन उसे भारतीय संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना ये सब करना पड़ेगा। यानी कि संसद जो है मौलिक अधिकार जो दिए हैं उनको निरस्त कर सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन उससे संविधान की जो मूल संरचना है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये यहाँ पर शर्त देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका अफ्रीका। सबसे पृष्ठ पर है एशिया, दूसरे पर
अमेरिका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर आपका फोर्थ पर आता है दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पर आता है आपका अंटार्कटिका, और यूरोप छठवें पर, और सातवें पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली। उद्गम कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से, जो कि मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलता है, और सहायक नदी इसकी घाघरा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। 65% से 70% इसमें कार्बन होता है। पिट कोयला में 40% कार्बन, बिटुमेन में आपका 70 से 85% कार्बन, और एंथ्रेसाइट में 80 से 95% कार्बन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सेलों की आपका खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को शिला विज्ञान कहते हैं, जिसे हम सेल विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म की ये क्या है? तो पृथ्वी के जीवन इतिहास का अध्ययन करना उसे जीवाश्म की कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो वह मेडिटेरियन समुद्र। लाल सागर क्या है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से अरब सागर को अलग करता है। पार्शियन खाड़ी फारस जो है आपका फारस की खाड़ी हो जाएगा। उसके बाद में अटलांटिक महासागर यूरोप जो अफ्रीका से अलग करता है अमेरिका से। यूरोप अफ्रीका से अलग करता है अमेरिका को। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20, कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है? तो भारत और श्रीलंका। भारत पाक रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 21, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किस महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है? और आपका यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करता है, तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 22, किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई? सेबी को 1988 में, आरबीआई 1900 सेबी को, और ये सेबी कब आई? 1988 में। आरबीआई आई आपको 1935 में, आईआरडीए 1999 में, एलआईसीआई 1956 में। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विचार करें तो आस्थगित भुगतान के मानक का अभाव रहा, मूल्यों के संचयों का अभाव रहा, तो दोनों यहाँ पर वैलिड मत देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 24, मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को टंकण प्रलाभ कहते हैं। टकसाल कहाँ है? जहाँ पर यानी सिक्कों की ढलाई होती है उसे कहते हैं टकसाल। तो भारत में 4 टकसाल हैं, एक मुंबई में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद में और नोएडा में टकसाल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25, माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत के सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स गठित की गई है, वो है नाबार्ड। 1982 नाबार्ड। प्रश्न नंबर 26 है, कथनों को पढ़ें और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंक के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं। कौन सा आपका रेपो दर से संबंधित है? रेपो दर क्या है? तो रेपो दर क्या है मेरे दोस्त? तो वह दर है जिस पर बैंक अपनी धनराशि आरबीआई के पास जमा करते हैं और संपार्श्विक प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी बैंक आरबीआई के पास जिस रेट पर अपने धन को रखती है, जिस ब्याज दर पर रखती है, उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सी कंपनी है? महाराष्ट्र की कंपनी है। गैर बैंकिंग कंपनी 2008 में आती है और 2017 में लघु बैंक का लाइसेंस यहाँ पर ये लेती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 29 है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2010 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 30, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है। तो ये यहाँ पर आज की क्लास के थे प्रश्न और 30 क्वेश्चंस कराए गए थे। 30 के 30 क्वेश्चंस को रिवीजन आप लोगों को करा दिया गया है। अगर ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में
PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।